हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमई पर। मैं आपको बता दूं, इस अपने चैनल में साउथ सिटी पीसीएमई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन है, वो भी गजब का कॉम्बिनेशन है, जो आपको अवेलेबल कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उन लेक्चर्स में आपको एकदम पूरी तरह से स्मूथली सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। एक एक चीज को क्लियरली एकदम टीचर्स ने समझाया, सबके सब बोर्ड के एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमई पे। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देखा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अच्छी स्टडी, अच्छी पढ़ाई आपको बार बार मिलती रहे। ठीक, तो चलते हैं अपने नए टॉपिक, जो कल लास्ट था हमारा बेस के आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेस और उसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है बेस। आइए, सबसे पहले बेस की बात हमने की थी, तो बेस में हमने आपको कल कई सारी चीजें बताई थी। अब वो क्या क्या है, आपको मैंने कल जो बताया था उस टॉपिक पे कि बेस जो होते हैं, जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं को सॉल्यूशन में, उसको बेस बोला जाता है। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कई सारी बातें हमने आपको इन सब से रिलेटेड बताई थी आपको। तो आज हमारे पास उसी बेस को आगे बढ़ाने का टाइम है, उसी बेस पे आगे बात करने का, लेक्चर्स पे बात करेंगे हम लोग। तो कल लास्ट में जो पॉइंट मैंने छोड़ा था कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ये बात हमने आपको कल बताई थी। यहाँ तक हम लोग रुके हुए थे। अब आगे, तो जैसे सपोज करिए आपके पास ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, मैटर यहाँ था। तो जैसे आपको बता दें कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, कल भी इस चीज का एग्जांपल दिया था, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड आर बेसिस बट नॉट एल्कलीज बिकॉज दे इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको एल्कलीज काउंट नहीं किया जाता। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, कि बेस को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो बेस होते हैं वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैंने कहा था जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जो भी बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, सपोज करिए NaOH है आपके पास, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो ऐसे बेसिस को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में मैंने बताया था NaOH और KOH आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस में NaOH एंड KOH आते हैं। तो NaOH आपका एक्वस सॉल्यूशन में NaOH जो होगा वो Na+OH- आयन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये किस में कहलाता है, स्ट्रॉन्ग में होता है। ठीक, तो KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएशन शो कराते हैं, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे बेसिस को हम लोग वीक बेस बोलते हैं। जैसे आपके पास CaOH का होल ट्वाइस है, NH4OH है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो NH4OH है, ये आपका वीक बेस है। कैसा है, वीक बेस है। ठीक, इस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। तो NaOH और KOH को छोड़ के मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे बेस जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है कि बेसिसिटी के अकॉर्डिंग एसिड क्लासिफाई किए गए थे। अब एसिडिटी की बात आती है, तो एसिडिटी होती क्या है, तो नंबर ऑफ OH- आयन, जो OH- आयन होते हैं उसी को हम लोग बेस बोलते हैं। बेसिस, ये बेस की एसिडिटी होती है। नंबर ऑफ OH आयन इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ द बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। सपोज करिए NaOH के पास सिंगल OH है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। KOH के पास भी एक OH है, इसकी बेसिसिटी 1 है। तो लिखा हुआ है द एसिडिटी ऑफ
base, number of hydroxyl ion which can be produced per molecule of a base in aqueous solution, or number of hydrogen ion which a molecule of that base will react to produce salt and water only, known as acidity of base। कह रहा है कि जितने H, जैसे ये NaOH है तो ये एसिड से रिएक्शन करेगा, जितने H प्लस आयन से रिएक्शन करेगा, ये जितने H प्लस आयन से रिएक्शन करेगा, ठीक, ये इसने इससे रिएक्शन की तो ये NaCl और H2O बनाया। तो वही तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ OH आयन, OH नेगेटिव आयन which can be produced per molecule of base in aqueous solution, or the number of hydrogen ion of an acid with which a molecule of that base will react to produce salt and water only, this is known as basicity। तो इसके एक OH ने रिएक्शन करी। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CaOH का होल्ड ट्वाइस है, अगर ये HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस 2H2, ठीक। तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बना गया। तो मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं? इट इज अ बेस दैट डिसोसिएट इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस। एक OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, ऐसे बेस को हम लोग मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो एसिडिक बेस, ठीक, मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं। ऐसे बेस को हम लोग मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं जो हमें सिंगल OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। अब अगर डाई बेसिक की बात करें तो जो 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक, 2 OH का मतलब जैसे CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस है, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये हमको 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक, 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई एसिडिक बेस बोलते हैं, ठीक। फॉर वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड एसिडिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस। जितने भी उसमें OH माइनस आयन रिप्लेसेबल होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई एसिडिक बेस बोलते हैं, ठीक। इसी टाइप से कौन सा है? ट्राई एसिडिक बेस। It is a base that dissociate in aqueous solution to produce 3 OH minus ion in aqueous solution. Per molecule of that base contain 3 replaceable hydroxyl ion per molecule of the base. AlOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस। तो जैसे FeOH का होल थ्राइस है तो इसमें OH माइनस आयन कितने हुए? 3 हुए, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी हुई? 3 हुई, ठीक है। FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, ये सब क्या है? एसिडिटी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एसिडिटी पे बात करते हैं कि ये भैया हमारे मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक बेस। तो मेरे ख्याल से आप एसिडिटी का मैटर समझ गए होंगे। एक OH मतलब मोनो बेस, मोनो एसिडिक बेस, 2 OH मतलब डाई एसिडिक, 3 OH मतलब ट्राई एसिडिक। तो आप एसिडिटी का मतलब समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस की। तो बेसिस कोई और नहीं है, मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर शो करेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा वो बेसिक नेचर शो करेगा, कोई और नहीं है ये। आप लोग काफी टाइम से इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो सपोज करिए हमारे पास कई सारी मेटल्स हैं, उन पे हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, जैसे Na पे ऐड किया, ठीक। अब Na पे ऐड किया तो अब वैलेंसी का फैक्टर तो आता ही आता है। अगर जिसको वैलेंसी नहीं याद है वो केमिस्ट्री पढ़ ही क्यों रहा है भाई? तो वैलेंसी तो पहले पता करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको हमारे फर्स्ट चैप्टर पे जाना पड़ेगा, सेकंड चैप्टर पे जाना पड़ेगा, वहां आपको मिलेगा सब कुछ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। वैलेंसी ट्रांसफर से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और जैसे वैलेंसी ट्रांसफर से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ये बन गया 2Na2O।
2Na2O सोडियम ऑक्साइड, डाई सोडियम ऑक्साइड भी कह सकते हो केमिकल नेम में। सिमिलरली अगर आप Mg पे इसकी रिएक्शन करा रहे हो Mg+O2 तो बन रहा है MgO, ठीक, 2MgO। तो इस टाइप से ये हमारे पास मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड। और आपको बता दें ये सब के सब बेसिक नेचर में होते हैं। प्रूफ करना है तो वो भी हो जाएगा, जैसे ही आप इस Na2O में वाटर ऐड करोगे, जैसे ही वाटर ऐड करोगे तो तुरंत ये निकल के आ जाएगा 2NaOH। और आपको पता है कि OH आयन का मतलब क्या है, ये प्योर बेस है। सिमिलरली आप MgO पे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स, एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स। तो अब जैसे आपके पास रिएक्टिव मेटल्स की बात आती है, तो रिएक्टिव मेटल की जब बात आई तो वहां पे आपको क्या है, कोई भी रिएक्टिव मेटल अगर उस पे वाटर आप ऐड करते हो, तो जैसे आपके पास है सोडियम, सोडियम है, इस पे आप वाटर ऐड करिए, जैसे ही वाटर ऐड करोगे तो ये NaOH बना देगा। प्लस अब अगर सोडियम जैसी मेटल पे आप वाटर ऐड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एक्सप्लोड होना तो है। उस कंडीशन में जो गैस निकलती है वो गैस होती है डाइहाइड्रोजन गैस, H2 गैस। बैलेंस करने वाले तो आप लोग हैं ही, तुरंत इसको बैलेंस कर लीजिए 2NaOH और ये आपका बन जाता है बेस। सिमिलरली अगर आप इसी टाइप से पोटेशियम पे मिलाते हो वाटर तो सेम रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम से कराते हो तो भी यही होने वाला है, कोई और नहीं, MgOH का होल ट्वाइस बनने वाला है। सो डोंट वरी, कैल्शियम पे भी अगर आप वाटर मिलाते हो तो भी, क्योंकि ये सारे के सारे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अबाउट में आप लोगों ने पीछे ही पढ़ रखा है। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइहाइड्रोजन। तो अगर किसी एक्टिव मेटल में, अब आप कहोगे सर ये एक्टिव क्या है, अरे जो बहुत तेजी से रिएक्शन कर जाए, तुरंत वाटर मिलाया रिएक्शन स्टार्ट, नो हीटिंग, तुरंत रिएक्शन। अब कह दोगे कि इनएक्टिव कौन सी, फिर कौन सी मेटल्स हैं जो आपको ये OH नहीं बनाएंगे, तो वो तो भैया फिर जो बिल्कुल एकदम रेयर मेटल्स हैं या नोबल मेटल्स हैं वही होंगी, और उनमें से आती प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब आती है, उधर आगे की बात है। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, जो मेटल पे वाटर ऐड कर दिया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड बेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ थे। तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड, अभी जस्ट आपको ये रिएक्शन मैंने समझाई कि ऑक्साइड पर ही आप वाटर ऐड कर दोगे तो वो बेस बना देगा। आगे कह रहा है बाय डबल डिकम्पोजिशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट विद अ बेस। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन पे आप रिएक्शन कराइए वो तुरंत आपको बेस बना के दे देगा। जैसे FeCl3 है, NaOH पे मिलाया, FeCl3 है, FeCl3 पे NaOH ऐड करोगे तुरंत ये FeOH का होल थ्राइस प्लस NaCl, FeCl3 जैसे ही आपने NaOH मिलाया, मैंने बोला ना वैलेंसी बहुत बड़ा मैटर करता है, तो Cl कितने 3, यहाँ पे 3 आपको ऐड करना पड़ेगा, तुरंत ये 3 NaCl निकाल देगा और क्या बनाया, FeOH का होल थ्राइस प्लस 3 NaCl।
ये पीपीटी बना देगा। पीपीटी का कलर आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ठीक। बट आपको बता दूं कि पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। इसी टाइप से CuSO4 AlCl3 में आप मिलाओगे कहीं भी कुछ भी। अगर आप किसी भी सॉल्ट में अगर इस तरह का कोई भी AlCl3 है, अगर आप इस पे NH4OH मिला रहे हो, वाटर सोल्यूबल एल्कली मिला रहे हो, क्योंकि यही वाटर सोल्यूबल एल्कलीज होते हैं, NaOH, KOH और NH4OH वाटर सोल्यूबल बेस हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, कल भी मैंने आपको बताया था, इन्हीं को आप एल्कलीज बोल सकते हो। तो क्या बन गया ये AlCl3 प्लस, सॉरी टॉपिक पे AlOH का होल थाइस प्लस NH4Cl, ये इस टाइप से आपका ये है। इसी टाइप से कह रहा है कि अगर आप बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड, अगर आप मेटल सल्फाइड में ऑक्सीजन मिला दोगे तो भी इसी टाइप के रिएक्शंस हो जाएंगे। तो मेटल सल्फाइड पे जब आप रिएक्शन कराने जा रहे हो, मेटल सल्फाइड लाइक जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, कोई भी, उस पे अगर आप ऑक्सीजन मिला दोगे तो भी मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। देखते हैं कैसे। तो जैसे मेटल सल्फाइड ZnS है, ZnS प्लस O2, PbS प्लस O2, ये ZnO प्लस SO2, PbO प्लस SO2, ठीक। तो इस टाइप से आप ये बना सकते हो। बैलेंस करने के लिए, ठीक। सिमिलरली यहाँ 2 2, ठीक है। तो ये आपकी मेटल की बात हुई। अगला कह रहा है कि अगर आप मेटल कार्बोनेट को, यानी जो कार्बोनेट सॉल्ट है, उनको अगर आप हीट कर दोगे तो भी आपको बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, CO2 प्रोड्यूस होगी। लेकिन एक नोट पॉइंट ये है कि सोडियम और पोटेशियम जो कार्बोनेट होते हैं, चूंकि ये स्टेबल होते हैं, हीटिंग में थर्मल स्टेबिलिटी शो करते हैं, इसलिए इनको अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो ये ब्रेक नहीं होने वाले हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग बिकॉज दे आर थर्मली स्टेबल, ठीक। तो बाकी का कैल्शियम कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, ये जितने भी हैं, इनको हीट करने पे ये अपने आप ही ब्रेक हो जाते हैं, ठीक। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे ये CaO प्लस CO2 बना है। CuCO3 है, कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हो तो ये CuO प्लस CO2 बना है। तो कार्बोनेट का कोई भी कंपाउंड है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, वो डिकम्पोज हीट करने पर डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर के हमको मेटल का ऑक्साइड दे देगा। इसी टाइप से कह रहा है कि नाइट्रेट, अगर आप नाइट्रेट को हीट करते हो तो नाइट्रेट को हीट करने पे क्या होगा, उसको भी हीट करने पे आपका NO2 गैस निकल जाएगी और मेटल का ऑक्साइड हमको मिल जाएगा। तो मेटल का ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं हम, कैल्शियम नाइट्रेट है CaNO3 का होल ट्वाइस, अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो भी हीट करने पे क्या होगा, ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर के CaO प्लस NO2 प्लस हाफ O2, ठीक। तो CaNO2 ये इस टाइप से आपके पास ही निकल के आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और आपको पता है कि ऑक्साइड है तो जाहिर सी बात है वो मेटेलिक ऑक्साइड ही होगा, और ऑक्साइड है मेटेलिक तो वो बेस होगा। आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर। अमोनिया इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर।
तो जैसे ही आप NH3 को वाटर में सॉल्युबल करते हो, वाटर बोले तो H2O, तो तुरंत वो सॉल्युबल हो जाती है और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। और ये एक वीक एल्कलीज है। बेस कैसा है? ये एल्कलीज है, वाटर सॉल्युबल बेस है। दूसरी बात, ये इकलौता ऐसा बेस है जिसमें मेटल इन्वॉल्व नहीं है। ये नॉन मेटेलिक बेस है। बेस होने के लिए मेटल प्रेजेंट होना नेसेसरी है, बट ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल नहीं है। ठीक, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं बेस, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल, ये है NH4OH। ठीक, तो ये हमारी प्रिपरेशन की बात हो गई। आगे चलते हैं कुछ और पॉइंट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो आपको मैं बता दूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे हैव शार्प एंड बिटर टेस्ट। ये शार्प और बिटर टेस्ट में होते हैं। इनका टेस्ट जो होता है शार्प और बिटर होता है। ठीक, आगे कह रहे हैं चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें इंडिकेट करें किस टाइप का सॉल्यूशन है, इस चीज का इंडिकेशन दे दें, वो हमारा क्या है? इंडिकेटर है। ठीक, अब इंडिकेटर्स एसिड और बेस में ही इंडिकेट करेंगे। कौन कौन से इंडिकेटर है? वैसे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिकेटर्स कई टाइप के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इट मींस मैन मेड जिसको बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। लेकिन हमें क्या है ना कि हम लोग जनरल जो डेली यूज पे लाते हैं वो मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स ही यूज में लाते हैं। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारा लिटमस पेपर भी हो सकता है, रेड कैबेज होता है, टर्मेरिक होता है, ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये सब आते हैं। ओल्फैक्टरी में अनियन, वेनिला, ये सब आते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट पीएच पेपर। पीएच पेपर से स्ट्रेंथ तक पता चल जाती है एसिड और बेस की। उस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे इंडिकेटर्स पे। पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। तो लिटमस पेपर जो है वो बेस को रेड से ब्लू में कर देता है। जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मिथाइल ऑरेंज है जो वो ऑरेंज टू येलो हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस टू पिंक। आगे कह रहा है कि इनसॉल्युबल बेस डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर्स। जो इनसॉल्युबल बेस होते हैं वो इंडिकेटर्स को अफेक्ट नहीं करते। तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है दे आर सोपी सब्सटेंसेस, दे आर सिंपली टू टच। साबुन की तरह होते हैं, एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट होते हैं। अरे भाई सोप बनता तो इसी से है, बेस ही है तो जो साबुन को बनवाता है। NaOH, KOH, बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप, सारे के सारे सोप इसी से तो बनते हैं। तो जाहिर सी बात है जब सोप ही इनसे बन रहा है तो इनका टच ही तो सोप ही हो। आगे caustic soda and caustic potash are strong alkalis. We know that alkalis react with oil to form soap. वही बात जो मैंने बताई। Since our skin contains oil in the form of fat, hence when we touch caustic soda or caustic potash, a reaction takes place and soapy solutions are formed. They are strong electrolytes. जो water soluble base है वही strong electrolytes होते हैं ज्यादातर। They show a mild corrosive action, slight burn on the skin. आप अगर हाथ में लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हाथ में कुछ बर्निंग हो रही है हल्की सी। अगर नेल्स के बीच में कभी भी याद रखिएगा, लैब करने जाइएगा, जब प्रैक्टिकल में कभी भी एक्सपेरिमेंट करने जाइएगा तो बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि बेस अगर बाई चांस नेल्स के बीच में फंस गया तो दिक्कत कर देगा वो। ठीक, उतने जगह को जला देता है, नेल्स के बीच में नहीं फंसना चाहिए, इसीलिए ग्लव्स यूज करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आइए, तो स्ट्रॉन्ग एल्कालीज जो होते हैं एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनेट। जो स्ट्रॉन्ग एल्कालीज होते हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बोनेट बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कालीज आपको पता है कौन कौन से हैं, और ना पता हो तो फिर से याद कर लीजिएगा, NaOH और KOH, यही दो है। आइए
जानते हैं इसके बारे में? क्या करते हैं ये लोग? बोला CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। अरे भाई CO2 आप लोग समझदार लोग हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही CO2 इनके कांटेक्ट में आएगी तुरंत ये कुछ ना कुछ करके Na2CO3 बना देंगे, सोडियम कार्बोनेट बना देंगे। इसी टाइप से पोटेशियम के कांटेक्ट में आएगा तो पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा, कौन? KOH। और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि सोडियम और पोटेशियम के जो कार्बोनेट हैं वो सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट हीटिंग करने पे डिकम्पोज नहीं होते। इस चीज को याद रखिएगा। आगे कह रहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे भैया कल भी बताई थी एसिड की बात कि एसिड अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। NaOH है, KOH है, कोई भी है, NaOH अगर H2SO4 से रिएक्शन करता है Na2SO4 प्लस 2H2, KOH करता है HNO3 से, KNO3 प्लस H2, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaCl2 प्लस 2H2। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आइए आगे आते हैं। तो हमारे पास प्रेसिपिटेट कह रहा है कि अगर यही बेस, यही एल्कालीज अगर किसी सॉल्ट से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट से रिएक्शन करके ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं डिफरेंट टाइप का। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे कलर की बात और प्रेसिपिटेट की बात, तो अगला चैप्टर है हमारा जो आएगा उस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक, उस पे बात करेंगे। एनालिसिस चैप्टर होगा। यहाँ पे आपसे कहा कि जो एल्कालीज है, बेस है, वो रिएक्शन करेगा मेटेलिक सॉल्ट से और मेटेलिक सॉल्ट से रिएक्शन करके वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब जैसे CuSO4 का कलर जग जाहिर है कि ये हल्का सा वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। NH4OH जैसे ही इस पे मिलाओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, तो ये क्या करेगा? CuOH के साथ CuOH का होल ट्वाइस और ये NH4 का होल ट्वाइस SO4 बना देगा प्लस CuOH का होल ट्वाइस, ठीक। ZnSO4 जिंक सल्फेट अगर NaOH से रिएक्शन कर देगा तो ZnOH का होल ट्वाइस Na2SO4 प्लस ZnOH का होल ट्वाइस, इस टाइप से। तो ये आपके क्या है? अब जिंक के पास चूंकि अभी 11th में जाओगे तब वो चीज पढ़ने को मिलेगी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए इसका कलर व्हाइट होता है। Cu का कलर ब्लू होता है तो पेल ब्लू होता है, CuOH है तो ये पेल ब्लू हो जाएगा, इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। रीजन आपको 11th 12th में मिलेगा। तो इस टाइप से होता है।
कह रहा है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड बीइंग एम्फोटेरिक बाय नेचर। जो जिंक का, एल्यूमिनियम का, लेड का ये जो हाइड्रोक्साइड होता है ये कैसा होता है, ये बोल रहा है एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक। लेकिन अगर कह रहा है कि dissolve in excess of NaOH or KOH but other hydroxide do not, ये लोग excess NaOH या KOH मिलाओगे उसमें ये लोग डिसॉल्व होंगे, अदर बेस नहीं होंगे, क्योंकि लेड का है, एल्यूमिनियम का है, जिंक का है, ये लोग कैसे होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। इस पॉइंट को नोट करिएगा, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और एक्सेस NaOH में डिसॉल्व होते हैं, अदर नहीं होते, इनको छोड़ के कोई नहीं होगा, ठीक है। NaOH और ये और सॉल्ट बनाते हैं, जैसे देखिए NaOH ZnOH का होल ट्वाइस, इसमें आप मिक्स करिए तो Na2ZnO2 प्लस 2H2O, ये सॉल्ट बनाए, ठीक। तो केवल यही है। आगे कह रहा है कि when alkalis are warmed with ammonium salt, ammonia gas is given out। अगर आप इसी एल्कालीज को अमोनियम सॉल्ट के साथ मिक्स करते हो तो कह रहा है कि अमोनिया गैस निकलती है। हमारे पास अमोनियम सॉल्ट कौन सा है, NH4Cl। जैसे ही NH4Cl में हम NaOH मिलाएंगे, ठीक, तो ये क्या निकला NaCl प्लस NH4 है, NH4 से NH3 बचा, एक H इसको मिल गया, तो ये क्या हो गया H2O प्लस NH3, ये गैस है। तो अमोनियम का कोई भी सॉल्ट है, अगर आप उस पर बेस मिलाओगे, जैसे ही बेस मिलाओगे तो वो क्या करेगा, वो अमोनिया गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास एल्कालीज की प्रॉपर्टीज थी, बेसिस की प्रॉपर्टीज थी जिन पे हमने बात की, बेस क्या होते हैं उस पे बात की, इंडिकेटर्स के साथ क्या कलर देते हैं उन पे बात की। आई होप ये प्रॉपर्टीज और ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। कलर की बात मैं नेक्स्ट चैप्टर में करने वाला हूँ। इसका डर्टी ग्रीन कलर दिखा रहा है, इसका पेल ब्लू कलर दिखा रहा है, तो उसकी बात मैं नेक्स्ट चैप्टर में करूंगा, जिसका नाम सॉल्ट एनालिसिस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैटर है हमारे पास आज का। अब कुछ बात हो जाए यूजेस पे कि भैया ये बेस यूज कहाँ होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये जो बेस हैं सोप पे यूज होते हैं सबसे ज्यादा, NaOH, KOH, ये तो कंफर्म है कि सोप पे, सोप बनाने में ही, सोप फॉर्मेशन में ही यूज होते हैं NaOH, KOH, बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप। और दूसरी बात ये सोडा में भी यूज होते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हर जगह पे यूज होते हैं। इनका यूज क्या कहा जाए, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, सोप एंड यूज्ड इन बैटरीज, बैटरी में यूज होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अरे भैया कैल्शियम की तो बात ही क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि आप लाइम वाटर भी बोलते हो, और लाइम वाटर का यूज तो आप अच्छे से जानते हो कहाँ कहाँ होता है। लाइम वाटर का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब तो आप जानते ही हो, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज एंटी एसिड, अरे न्यूट्रलाइजेशन, जब किसी के पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको एज ए फोमिंग एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, आग को बुझाने में
क्योंकि ये फोम बनाता है, झाग बनाता है। तो अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज वहां पे होता है। तो इस टाइप से हमारे जो बेस के टॉपिक थे सारे, बेस क्या है, बेस बनता कैसे है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और अल्टीमेटली हम लोगों ने बेस के यूजेस पे भी बात की। तो आई होप आपको ये बेस टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। एसिड पहले वाले लेक्चर में था, बेस इस लेक्चर में है। हमें लगता है आपको सारा समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर। और मैं हूं आपका राहुल तिवारी, केमिस्ट्री टीचर साउथ सिटी PCMB पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे।